तो हम लोग डबल रिएक्टेंट सिस्टम को भी सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। नोट्स निकालिए। जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था उसके बेसिस पे एक सवाल करो। ये एक अच्छा सवाल है जिसमें जितना चीज हम डिस्कस किए थे डबल रिएक्टेंट सिस्टम में सारा इस्तेमाल में आ जाएगा। 2NO plus H2 gas, it forms N2O gas plus of H2O gas। एक रिएक्शन है जिसका रेट लॉ दिया हुआ है माइनस ऑफ डी ऑफ पी ऑफ NO बाई dt इज K इंटू पी ऑफ NO का स्क्वायर इंटू पी ऑफ H2। ये रेट लॉ गिवन है। साथ ही साथ एक टेबल भी दिया हुआ है, 3 कॉलम, P ऑफ NO नॉट, P ऑफ H2 नॉट एंड हाफ लाइफ। पहला डेटा 600 mmHg और हाफ लाइफ दे रखा है मिनट्स में। 600 mmHg 10 mmHg, half life is 19.2 minutes. 600 mmHg 20 minutes, half life is not given. 10 mmHg 600 830 seconds में। 20 mmHg 600, half life is not given. First bit of the question, find the missing half-lives. Find the missing half-lives. And second, find the half-life when PNO naught is 20 mmHg taken and PH2 naught is 10 mmHg taken. ये सवाल में डबल रिएक्टेंट सिस्टम जितना कंसेप्ट बताए हैं वो सारा का सारा यूज होगा इसमें। के में कैसे कंसेप्ट लगाएंगे? फाइंड द मिसिंग हाफ लाइफ। डबल रिएक्टेंट सिस्टम है ना? 2 + 1 थर्ड ऑर्डर है। लेकिन अगर हम डाटा को गौर से देखें तो NO लिया गया है 600 और उसके सामने 10 और 20, मतलब H2 के हिसाब से NO को एक्सेस क्वांटिटी में लिया गया है। और अगर कोई भी रिएक्टेंट को एक्सेस क्वांटिटी में लिया जाता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। So for the first 2 experiment, the rate will become, rate तो rate constant into P of NO का square into P of H2 है ही, but 600 is a very large quantity as compared to 10 and 20. Therefore, NO will remain constant during the reaction. And if NO will remain constant during the reaction, then constant into constant is another constant। इसको बोलते हैं हम लोग apparent के या K प्राइम, जो भी बोलो। हमारा रेट लॉ मॉडिफाई हो गया और रेट लॉ बन गया ऐसा। अब ये रेट लॉ कैसा बन गया? सूडो फर्स्ट ऑर्डर। मतलब कि इन 2 एक्सपेरिमेंट में ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रहा है देन हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। इफ इट इज 19.2 देन दिस विल बी आल्सो 19.2। रेट लॉ डिपेंडेंट है सिर्फ हाइड्रोजन के पार्शियल प्रेशर पे। तो हाइड्रोजन का 10 हो या 20 हो, हाफ लाइफ 19.2 था तो यहां भी 19.2 ही होगा। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आया? अब अगर मुझे निकालना पड़े कि के अपरेंट कितना, अब ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया ना, तो फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ क्या होता है? 0.693 अपॉन के अपरेंट लिखेंगे ना। यहां से के अपरेंट निकल जाएगा। के अपरेंट कितना? 0.693 अपॉन हाफ लाइफ दैट इज 19.2। बट आई नो दैट के अपरेंट इज एक्चुअल रेट कांस्टेंट इनटू पी ऑफ NO का स्क्वायर एंड पी ऑफ NO कितना है? 600 का स्क्वायर। हम लोग एक्चुअल रेट कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअल रेट कांस्टेंट भी कैलकुलेट
कर सकते हैं और कर लिए। अगर सवाल है पूछता कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट के गिवन इन द रेट लॉ, तो ध्यान देना फर्स्ट ऑर्डर बना, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला लिखे, के अपरेंट निकाले और वो के अपरेंट को बराबर कर दिए के इंटू पी ऑफ एनओ का स्क्वायर, तो के निकल गया। क्लियर है ये चीज? फिर से ऑब्जर्व करो अगला दो एक्सपेरिमेंट। अगला दो एक्सपेरिमेंट में हम लोग बोलेंगे अब हाइड्रोजन के सामने एनओ नेग्लिजिबल है, हाइड्रोजन इज टेकन इन एक्सेस क्वांटिटी। जो एक्सेस क्वांटिटी में ले लिया जाता है दैट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन, भले ही रेट था के ऑफ पी ऑफ एनओ का स्क्वायर इंटू पी ऑफ H2, बट नाउ हाइड्रोजन विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट, के अपरेंट प्राइम इंटू पी एनओ का स्क्वायर, दैट इज रेट। रेट कैसा बन गया? सूडो सेकंड ऑर्डर। द रेट इज नाउ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, रेट इज डिपेंडेंट ऑन एनओ का प्रेशर। तो सिर्फ एनओ को देखो और सेकंड ऑर्डर मानो। सेकंड ऑर्डर में हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल अमाउंट, अगर 10 से 20 डबल हो रहा है तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगा? आधा। तो डबल रिएक्टेंट सिस्टम का पहला थियरी के ऊपर ये बिट था। भले ही हम ए बी मान के चले थे, ए नॉट बी नॉट, लंबा सा एक्सप्रेशन निकाले थे, फिर हम अप्रोक्सीमेशन लिए थे बी नॉट वेरी वेरी मच ग्रेटर देन ए नॉट वेरी वेरी मच ग्रेटर देन बी नॉट। उसके ऊपर ये सवाल था, और उसके बाद जो हमने एक जनरल फॉर्म पढ़ाया उसके ऊपर अब ये सवाल है कि अब बता हाफ लाइफ ऑफ द सेम रिएक्शन, जब एनओ को लेंगे शुरू में 20 और H2 को लेंगे 10। अब यहां पे कोई चीज नेग्लिजिबल नहीं है, 10 and 20 आर कंपेरेबल वैल्यूज। अब हम ये नहीं बोल सकते कि एनओ इज टेकन इन एक्सेस, नहीं बोला जा सकता। यहां पर मेरे को एक्चुअल हाफ लाइफ निकालना है, ये डबल रिएक्टेंट सिस्टम में तुरंत चेक करेंगे। हाफ लाइफ पूछा है तो डेफिनेटली हाफ लाइफ निकल सकता है, और हाफ लाइफ कब निकल सकता है डबल रिएक्टेंट सिस्टम में? ए नॉट बाई ए इज इक्वल टू बी नॉट बाई बी। तो चेक करेंगे पी ऑफ एनओ बाई कोफिशिएंट कितना है एनओ का? 2, पी ऑफ H2 बाई 1, ये है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। 20/2 is 10/1, this condition is there। 20/2 is 10/1, ये कंडीशन है। मतलब कि इस रिएक्शन को हम लोग रेट लॉ को सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम में कन्वर्ट भी कर लेंगे और हाफ लाइफ भी निकाल लेंगे। समझ में आ रहा? ध्यान देना, ये रेशियो कब है? t=0 पे। और मैंने ये भी आपके सामने प्रूफ किया था कि जो रेशियो t=0 पे होता है वही रेशियो किसी भी टाइम t पे भी होता है। तो आई कैन राइट p ऑफ NO/2 विल बी इक्वल टू p ऑफ H2/1 एट एनी टाइम t। यस और नो? ठीक है। रेट लॉ देख के बताओ, ये रेट कांस्टेंट किसके रेस्पेक्ट में है? क्या ये रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है कि किसी के रेस्पेक्ट में है? रिएक्शन है। यहां लिखे -dpNO/dt, तो यहां पर ये के है ना, के एनओ है ना, एनओ के रेस्पेक्ट में है ना, रहने दो एनओ के रेस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। रेट लॉ तैयार है। माइनस ऑफ डी ऑफ पी ऑफ NO/dt विल बी इक्वल टू के, जो कि हम निकाल चुके वहां पर। देख के पता है, PNO का स्क्वायर को वैसे ही रहने दो, PH2 को हटाओ। कैसे हटाओगे? यहां से हटाओगे। व्हाट इज PH2? इट इज PNO/2। हो गया कन्वर्ट। अ सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम, डबल रिएक्टेंट सिस्टम हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम। और इसमें बिल्कुल 100% ये तय बात है कि जिस वक्त NO आधा होगा उसी वक्त हाइड्रोजन भी आधा होगा, क्योंकि ये रेशियो है। -dp ऑफ NO अपॉन P ऑफ NO का क्यूब विल बी इक्वल टू K/2 इंटू dt। इंटीग्रेटिंग इट, हाफ लाइफ ही तो निकालना है। 0 से ले, चलो जनरल इक्वेशन निकालते हैं। 0 से लेकर t, तो P ऑफ NO नॉट से लेकर P ऑफ NO तक।
है ना, dx बाई एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, dx बाई एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1, लेकिन माइनस साइन पहले से ही एक लगा हुआ है तो यहां भी माइनस साइन लगा दिए, तो बन जाएगा 1/2x स्क्वायर। तो यहां पर इंटीग्रेशन आएगा 1/2 p ऑफ NO का स्क्वायर, लिमिट बिठा p ऑफ NO नॉट से लेकर p ऑफ NO तक, और इधर आ जाएगा k/2 इंटू टी। सो द इक्वेशन विल बी 1/2 कट गया, आंसर आ गया 1/p ऑफ NO का स्क्वायर माइनस 1/p ऑफ NO नॉट का स्क्वायर माई इज इक्वल टू k इंटू टी। ठीक, हाफ लाइफ ले ले, t को t इज इक्वल टू हाफ, तो NO कितना लेंगे, p ऑफ NO/2, NO नॉट/2 20 था, हाफ लाइफ पे कितना हो जाएगा 10, 1/10 का स्क्वायर माइनस 1/20 का स्क्वायर इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाई टी, हाफ k इज नोन टू अस, हाफ लाइफ कैन बी कैलकुलेटेड। तो जो मैंने पिछले क्लास में लास्ट के आधा घंटा में बताया था उस पे बेस्ड सवाल समझ में आ रहा है? अब तक हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का डिक्रीज पढ़े थे। रिएक्शन में तो हर चीज डिक्रीज ही करता है, रिएक्टेंट डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। इफ समथिंग increases by first order, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, बहुत सारे वायरस इंक्रीज करता है, मल्टीप्लाई करता है, फंगस मल्टीप्लाई करता है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, इंक्रीज करता नंबर, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा, नंबर इंक्रीज कर रहा, लेट दैट इज इंक्रीजिंग बाय फर्स्ट ऑर्डर। तो क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिलेगा? सपोज ए इज इंक्रीजिंग बाय फर्स्ट ऑर्डर, कुछ नहीं, माइनस dA/dt लिखने के बजाय अब हम लिखेंगे प्लस ऑफ dA/dt। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ए, दैट विल बी इक्वल टू k इंटू ए टू द पावर 1। इसे बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर इंक्रीज का रेट लॉ। अगर ये रेट ऑफ इंक्रीज 0 ऑर्डर होता, ए हटा दे, सेकंड ऑर्डर इंक्रीज होता, स्क्वायर कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर वाला है, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्लस dA/dt इज इक्वल टू k, फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ हो गया, बट फॉर अ इंक्रीज प्लस ऑफ dA अपॉन a विल बी इक्वल टू k इंटू dt, इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम टाइम 0 पे ये a0 था, किसी भी टाइम t पे ये a है। ध्यान देना, अब ये a ग्रेटर देन a0 है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। dA/a का इंटीग्रेशन ln a, ln a में लिमिट बिठाओ तो ln a माइनस ln a0 आ जाएगा ln ऑफ a/a0 विल बी इक्वल टू k इंटू टी। बस थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। पहले इक्वेशन में ln ऑफ a0 अपॉन a आ रहा था, अब आ रहा है ln ऑफ a अपॉन a0। ओके, अगर हम एक्सपोनेंशियल में लिख दें तो a अपॉन a0 विल बी इक्वल टू e टू द पावर प्लस kt, देयरफॉर a एट एनी टाइम t विल बी a0 e टू द पावर प्लस kt। पहले ये इक्वेशन बनता था a0 e टू द पावर माइनस kt, अब इंक्रीज का कैसे बन रहा है? a इज इक्वल टू a0 e टू द पावर प्लस kt। फर्स्ट ऑर्डर डिक्रीज में हम लोग डिफाइन करते थे हाफ लाइफ, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग हाफ बिकॉज इट वॉज डिक्रीजिंग। इंक्रीज में हम लोग डिफाइन करेंगे द टाइम रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग डबल, दैट टाइम इज कॉल्ड जनरेशन टाइम, टी जेन। द टाइम रिक्वायर्ड
for becoming double of the initial is called generation time. That means at time t is equal to dgen, the A present will be equal to now 2A naught. Generation time. Generation time is the time required for the initial amount to become double. Clear? इक्वेशन में बेटा तो ln ऑफ A कितना हो गया 2A नॉट अपॉन A नॉट इज इक्वल टू K इंटू टी जेन. A नॉट कट गया, अभी भी ये ln 2 ही आ रहा, अभी भी ये एक्सप्रेशन आ रहा है 0.693 अपॉन K, बट नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज जनरेशन टाइम. यही सेम एक्सप्रेशन डिक्रीज के केस में हाफ लाइफ कहलाता है, अब ये कहलाएगा जनरेशन टाइम. 0.693 अपॉन K इज जनरेशन टाइम. यही सब चेंजेस हम लोग देखते हैं. इफ समथिंग इज इंक्रीजिंग बाय फर्स्ट ऑर्डर देन दीज आर द फ्यू स्मॉल कंसेप्ट्स, टर्म्स याद रखना है. नोट करो. सपोज इट इज अ सैंपल ऑफ बैक्टीरिया. From this sample 1 ml was taken. That 1 ml was diluted up to 10 liter. इस 10 लीटर में से फिर 1 ml was taken और निकाल के उसे हम लोग एक प्लेट पे स्प्रेड कर दिए. 1 ml निकाले ओरिजिनल सैंपल में से, बैक्टीरिया का यह सैंपल है. 1 ml निकाले, उसको 10 लीटर तक डाइल्यूट किए, उस 10 लीटर में से फिर 1 ml निकाले और एक प्लेट के ऊपर उसे स्प्रेड कर दिए, फैला दिए. ठीक है. आफ्टर 10 मिनट्स 1 ml was again taken out. 1 ml निकाले, 1 ml का was diluted again, was diluted to 10 liter. Same काम. Again 1 ml was taken out and it was spread on another plate. This is plate number 1, this is plate number 2. After 24 hours, the first plate exhibits 48 colonies of bacteria and second plate exhibits 72 colonies of bacteria. 24 घंटा तक दोनों को रखा गया. 24 घंटे के बाद हम लोग प्लेट में काले काले धब्बे पाए. वो धब्बा सर्कुलर टाइप का था, उस धब्बे को हम लोग कॉलोनी बोल दिए. पहला प्लेट में 48 ब्लैक स्पॉट्स और दूसरे प्लेट में 72 ब्लैक स्पॉट. दैट्स ब्लैक स्पॉट इज कॉलोनी. ईच कॉलोनी originates from single bacterium. Find generation time. Find the generation time. क्यों 48 का ही डबल क्यों? तो फिर 72 का क्या मतलब है?
48 से 72 के लिए 10 मिनट, तो 48 से 96 के लिए कितना मिनट? लीनियर रिलेशन है रे, लीनियर पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। एलएन में इक्वेशन है और तू लीनियर मान रहा है उसे। पी जनरेशन के लिए हमें पता है 0.693 अपॉन के। वी नीड रेट कांस्टेंट। के निकलेगा तो ही जनरेशन टाइम निकलेगा। या तुमको के पता है तो 48 से 96 एलएन में फिट कर दो, बात तो वही है ना। खैर, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, खाली देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, एक लाइन का सवाल है ये। यहां पर जो भी खेल हुआ है वो 24 घंटा का कोई मतलब नहीं है, बस ये 10 मिनट का फर्क है। 24 घंटा तो टाइम तो दोनों के लिए सेम है यार। मान लेते हैं यहां से एक्स बैक्टीरिया आया इसमें, ठीक, उसको डाइल्यूट किए हम लोग 10 लीटर तक, मैंने पानी मिला है। बैक्टीरिया का नंबर तो यहां पर भी एक्स ही होगा। वी हैव डाइल्यूटेड, वी हैव नॉट इंक्रीज द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो वही एक्स था, अभी भी एक्स है। लेकिन अगर हम इसमें से अगर 1 ml निकालेंगे तो x/10⁴ नंबर का बैक्टीरिया बाहर आएगा। क्योंकि 10⁴ लीटर में अब x बैक्टीरिया है तो 1 ml में x/10⁴। यहां जितने बैक्टीरिया आए हैं उतने ही कॉलोनीज मिलेंगे। ये तो सवाल में कह दिया कि द नंबर ऑफ कॉलोनी विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरियम प्रेजेंट ओरिजिनली, है कि नहीं है? ठीक है, मान लो हम इसको कंसिडर कर रहे टाइम 0। टाइम 0 पे एक काम किए तो टाइम आफ्टर 10 मिनट हम लोग क्या काम किए? टाइम t1 पे किए, टाइम t2 पे किए, तो t2 माइनस t1 क्या है? 10 मिनट्स ही है। डिफरेंस ऑफ टाइम तो 10 ही मिनट्स है ना। 10 मिनट के बाद जब फिर से यहां से 1 ml निकालेंगे तो क्या यहां x निकलेगा? उस 10 मिनट में मल्टीप्लाई हो गया होगा, नंबर चेंज कर जाएगा y। सेम यहां भी y, लेकिन इसमें से 1 ml निकालेंगे तो y/10⁴, and definitely this x/10⁴ will be 48 and y/10⁴ will be 72। तभी मेरे को 72 कॉलोनीज मिला, ऊपर में 48 कॉलोनीज मिला। ओके, व्हाट इज y/x इज इक्वल टू, डिवाइड कर दो सेकेंड अपॉन फर्स्ट, y/x 72/48, that is 24, 3/2, y/x is 3/2। हमें पता है कि a इज इक्वल टू a0 e⁻ प्लस kt, है कि नहीं? तो मेरे लिए a क्या हो गया? y, a0 क्या हो गया? x। ये x से y ही हो रहा है ना 10 मिनट में, और क्या हो रहा है? 1 ml कंसिडर कर रहे हैं तो 1 ml में पहले x था, वही 1 ml में अब y है, तो मैंने इट इज बिकमिंग x to y इन 10 मिनट्स, e⁻ प्लस k into 10। So y/x is 3/2 is equal to e⁻10k। 10k will be equal to ln3 minus of ln2। यहां से निकलेगा k। ln3 कितना होता है? log 3 कितना होता है? 0.4771 मल्टीप्लाइड बाई 2.303, जो भी आएगा ln3 माइनस ln2 डिवाइडेड बाई 10, and then you put this k here, you will get generation time। क्या a और a0 में y और x कैसे बैठाए? हम इसको t इक्वल टू 0 मान लिए, इसको t इक्वल टू 10 मिनट के बाद मान लिए। तो तुम बोलोगे सर कैसे मान लिया आप अपने मन से? कोई बात नहीं, इसको टाइम t इक्वल टू t1 मान ले, इसको टाइम t इक्वल टू t2 मान ले। अगर हम t1 से t2 तक इंटीग्रेट करते तो क्या लिखते? a एट टाइम t2 विल बी इक्वल टू a एट टाइम t1 e⁻ प्लस ऑफ 10 इंटू t2 माइनस ऑफ t1। आता कि नहीं आता? याद आ रहा वो इक्वेशन? बोले थे ना कि 0 से t तक इंटीग्रेट कर या t1 से t2 तक इंटीग्रेट कर।
तो T2 माइनस T1 को 10 बिठाएगा, यहां y बिठाएगा, यहां x बिठाएगा। तो अगर हम T1 को 0 मान रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? सॉरी, T1 को 0 मान लो तो ठीक है भाई, x यहां बिठा दिए, y यहां बिठा दिए। सवाल समझ में आया? क्लियर है? आगे लिखिए, कोलिजन थियरी। कोलिजन थियरी नोट करो। अ केमिकल रिएक्शन हैपेंस व्हेन a chemical reaction happens when the molecules of the reactants collides with each other. A chemical reaction happens when the molecules of reactants collides with each other. रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करता है, इसलिए केमिकल रिएक्शन होता है, इसलिए प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल मिलता है। अगर वो आपस में कोलाइड नहीं करते, वो दोनों मॉलिक्यूल आपस में पास पास आकर कोलाइड नहीं करते, तो प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल कभी नहीं मिलता। कोई भी केमिकल रिएक्शन हमेशा कोलिजन के वजह से आगे बढ़ता है। जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो हमें प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल्स मिलते चला जाता है। मान लो हम बोले कि एक रिएक्शन है 2A, इट इज गिविंग A2। ओके, ए का मॉलिक्यूल पास पास आएगा, कोलाइड करेगा, तब जाकर ये A2 का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। द रिएक्शन कैन बी A प्लस B, इट इज गिविंग प्रोडक्ट से AB। नो डाउट ए का मॉलिक्यूल बी का मॉलिक्यूल पास पास आएगा, कोलाइड करेगा, तब जाकर ही हम लोगों को प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल मिलेगा। द केमिकल रिएक्शन ऑलवेज हैपेंस बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। क्लियर? आगे लिखो। नॉट ऑल द कोलिजन प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट। Not all the collision produces product. Not all the collisions produces product. Only the fraction of collisions gives us product molecule. Not all the collisions gives product. Only the fractions of the collision gives us the product molecule. मान लो ए और बी के बीच में 100 कोलिजन हुए, 100 कोलिजन हुआ मतलब कि 100 प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल ए बी कभी नहीं मिलता। हो सकता है उस 100 कोलिजन का 1/3 कोलिजन ही मेरे को प्रोडक्ट दे रहा है, बाकी 2/3 टकरा के बस वापस चला गया। समझ में आ रहा है? टकराना और प्रोडक्ट देना, टकरा के वापस चला जाना कंडीशन पे डिपेंड करेगा। We never get product molecule of all the collision. Only the fraction of collisions can give us the product molecule. जो collision हमें product molecule देता है उसे हम लोग effective collision कहते हैं। तो एक लेग indirectly लोग बोल सकते हैं not all the collisions are effective in nature, only the fraction of collisions are effective in nature. Clear?
अब किस कोलिजन को हम इफेक्टिव बोलेंगे, किस को नहीं बोलेंगे, उसका क्राइटेरिया है, आगे नोट करो। ओनली दोज कोलिजन्स आर इफेक्टिव, ओनली दोज कोलिजन्स आर इफेक्टिव, ओनली दोज कोलिजन्स आर इफेक्टिव, only those collisions are effective in producing product molecule, in producing product molecule, in producing product molecule which satisfies the criteria of, which satisfies the criteria of energy of activation, which satisfies the criteria of energy of activation and specific orientation of the molecule before collision, and specific orientation of the molecule before collision. इफेक्टिव कोलिजन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा, एक तो एनर्जी पे और दूसरा ओरिएंटेशन पे। एनर्जी पे सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि यार कोलिजन के पहले मॉलिक्यूल के पास कम से कम कुछ मिनिमम एनर्जी होना चाहिए, तभी वो टकराएगा और प्रोडक्ट देगा। अगर उस एनर्जी से कम एनर्जी हुआ तो टकराने के बाद सिर्फ इट विल गेट रिकॉइल्ड बैक। ए और बी टकराया और बॉल की तरह टकरा के वापस चला गया, कुछ नहीं मिला हमें। लेकिन ए और बी के पास इतना एनर्जी था कि टकराया और वो दूसरा मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर दिया। तो एनर्जी का क्राइटेरिया। ओरिएंटेशन का भी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो मॉलिक्यूल अगर आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो वो किस ओरिएंटेशन में कोलाइड कर रहे हैं। दो मॉलिक्यूल अगर आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो उसका ओरिएंटेशन क्या है। ओरिएंटेशन, अब जैसे तुम खुद सोचो, प्रैक्टिकल एग्जांपल, कील कांटी दीवार पे उल्टा लगा के ठोकोगे तो जाएगा अंदर, एनर्जी वेस्टेज। उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना है तब तुम्हारा प्रोसेस होगा, नहीं तो फिर तुम अपना दम लगाते चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। सेम वही चीज कि ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, एनर्जी है तब भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ओरिएंटेशन है, एनर्जी नहीं है तब भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। जब ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होते हैं तब जाके हम लोग को प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल मिलता है। क्लियर? क्लियर? आगे नोट करो। Criteria for energy, criteria for energy of activation, criteria for energy of activation, criteria for energy of activation. The reactant molecule should possess, the reactant molecule should possess, the reactant molecule should possess some minimum value of energy, some minimum value of energy, some minimum value of energy such that after collision, such that after collision partial bond breaking happens, such that after collision partial bond breaking happens and partial bond formation happens simultaneously. The reactant molecule should have some minimum value of energy such that after collision partial bond gets broken and partial bonds are formed. Partial bonds gets formed simultaneously. Such state is called transition state. Such state is called transition state or activated complex. Such state is called transition state or activated complex. Such state is called transition state or activated complex.
Such state is called transition state or activated complex. And we get product molecule. And we get product molecule. And we get product molecule. कोलिजन के पहले मॉलिक्यूल्स के पास इतना मिनिमम एनर्जी होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए ताकि टकराया तो ए और बी का जो बॉन्ड्स था वो टूटने लगा और ए और बी के बीच में नया बॉन्ड बनने भी लगा। जब बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना एक साथ हो उसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। व्हेनेवर बॉन्ड गेट्स फॉर्म्ड एंड बॉन्ड गेट्स ब्रोकन साइमल्टेनियसली इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। और उस ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग काइनेटिक्स में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का भी नाम देते हैं। अगर ये टूटना और बनना चालू हो गया तो डेफिनेटली मेरे को प्रोडक्ट मॉलिक्यूल मिलेगा। लेकिन अगर उस मिनिमम एनर्जी से एनर्जी कम है तो वो टकरा के वापस चला जाएगा, कोई बॉन्ड टूटना और कोई बॉन्ड का नया बनना पॉसिबल। द reactant molecule should possess some minimum quantity of energy such that the bond breaking and bond formation process happens after collision। ये हो गया, ट्रांजिशन स्टेट बन गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया, 100% प्रोडक्ट मॉलिक्यूल मिलेगा। बात समझ में आ रहा? एंड दिस मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल या मिनिमम एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। नोट करो, this minimum energy possessed by the molecule is called threshold energy. This minimum energy possessed by the molecule is called threshold energy. This minimum energy possessed by the molecule is called threshold energy. अगर मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो कोलिजन के बाद प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल मिलेगा। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज्यादा है तो कोलिजन के बाद प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल मिलेगा। लेकिन अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी पॉजेस्ड है वो कोलिजन हम लोग को प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल नहीं देता है। ठीक, आप लोग गैसियस स्टेट में मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड पढ़े होंगे, 1/n dn/du वर्सेस u। ग्राफ ऐसे ऊपर जाता है और ऐसे नीचे आता है, पैराबोलिकली चढ़ता है, एक्सपोनेंशियली नीचे आता है कि नहीं? इसे यह साबित हो रहा है कि एक टेम्परेचर T पे सारे मॉलिक्यूल का स्पीड अलग अलग है। स्पीड का रेंज 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक, मतलब सारे मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। कुछ मॉलिक्यूल के पास हाई काइनेटिक एनर्जी है, कुछ मॉलिक्यूल के पास बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी, और टेम्परेचर वही T है। सेम टेम्परेचर T पे हर मॉलिक्यूल का एनर्जी अलग अलग, कुछ के पास कम, कुछ के पास ज्यादा। अरे जिसके पास ज्यादा वो कोलाइड करके देगा प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल, जिसके पास कम एनर्जी है वो कोलिजन करके प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल नहीं देगा। इसलिए सारे कोलिजन कभी भी प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल समय यील्ड नहीं देते। ओनली द फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स कैन गिव प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। The minimum energy possessed by the molecule before collision such that activated complex formation takes place will be called as threshold energy। ठीक है, आगे लिखो। The energy possessed by the reactant molecules taken initially, the energy possessed by the reactant molecules taken initially, the energy possessed by the reactant molecules taken initially, the energy possessed by the reactant molecules taken initially is called normal energy, is called normal energy. The energy possessed by the molecules of reactant taken initially is called normal energy। देखो, A और B का रिएक्शन का हम बना रहे हैं एक डायग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब जैसे जैसे रिएक्शन हुआ, शुरू में ए और बी का एनर्जी यहां पर था। जब हम ए और बी को लिए थे, ए और बी के पास भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पहले से ही मौजूद था। उस पर्टिकुलर एनर्जी को जो शुरू में लिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल एनर्जी। उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। क्लियर? लेकिन ए और बी का कोलिजन प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल तब दे सकता है जब उसके पास टोटल एनर्जी इतना हो, कम से कम इतना एनर्जी होगा तो ही कोलिजन के बाद हम लोग को प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल मिलेगा। उससे नीचे एनर्जी होगा तो प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल हम लोग को नहीं मिलेगा। उस पर्टिकुलर एनर्जी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी बिफोर कोलिजन कम से कम इतना होना चाहिए। ठीक है, तो मॉलिक्यूल को यहां से यहां तक कौन पहुंचाएगा? हम लोग पहुंचाएंगे।
बात समझ में आ रहा है? इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम नॉर्मल एनर्जी टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये एनर्जी को देना, यहां से यहां तक कितना सप्लाई किया गया एनर्जी, यहां से यहां तक, डिफरेंस ऑफ थ्रेशोल्ड माइनस नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड EA एंड दिस EA इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। So basically energy of activation is the difference between the threshold energy and normal energy of the reactant. The minimum energy which should be supplied to the reactant molecule. नोट करो, ये ग्राफ बनाओ और उसके बाद नोट करो। हाँ, पैराबोलिक नहीं है ये, कर्व एक। एनर्जी लीनियरली आप प्रोवाइड करोगे क्या? मॉलिक्यूल्स एनर्जी जो गेन कर रहा है वो लीनियरली थोड़ी गेन करेगा। बिल्कुल, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का टोटल एनर्जी इज द नॉर्मल एनर्जी। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, the minimum value of energy which is absorbed by the reactant molecule, the minimum value of energy which is absorbed by the reactant molecule, such that activated complex formation takes place. The minimum value of energy which is absorbed by the reactant molecule such that activated complex formation takes place, is called activation energy. Such that activated complex formation takes place is called activation energy. ध्यान रखना कि इसी पॉइंट पे होता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बोलो या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलो, इसी पॉइंट पे अगर रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल यहां तक पहुंच गया, डेफिनेटली वो उसके बाद प्रोडक्ट देगा ही देगा। लेकिन अगर ये रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल यहां तक नहीं पहुंच पाया तो ये प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल हम लोग को नहीं मिलेगा। ये प्रोडक्ट क्या था? AB। मिनिमम एनर्जी के साथ कोलिजन हुआ, थ्रेशोल्ड एनर्जी, नॉर्मल एनर्जी भी होगा रिएक्टेंट का, डिफरेंस जो है वो एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से। The difference is absorbed from the surrounding and that difference is called activation energy. So the minimum value of the energy which is absorbed by the surrounding such that the activated complex formation takes place, that is called activation energy. Energy for activation. अलग अलग रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग होता है, किसी की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, किसी का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, पार्शियल बॉन्ड का टूटना और पार्शियल बॉन्ड का बनना एक साथ चल रहा है। कहने का मतलब जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल इस बैरियर को पार कर गया वो प्रोडक्ट देगा, जो पार नहीं कर पाया वो प्रोडक्ट नहीं देगा। और सारे मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के इस बैरियर को पार नहीं कर पाते क्योंकि कुछ ही मॉलिक्यूल के पास उतना एनर्जी कंटेंट रहता है ताकि कोलिजन के बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन पाए और प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल मिल जाए। क्लियर? ओके, दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। द difference between the energy of product and energy of reactant, that will be called as delta H. The difference in the energy of product माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। आखिर डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन होता क्या है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ, बेसिकली ये होता तो डेल्टा E या डेल्टा U के बराबर है, लेकिन अभी हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री पढ़े नहीं है इसलिए मैं इसको सीधे डेल्टा एच बोल रहा हूं, क्योंकि डेल्टा एच और डेल्टा यू लगभग बराबर होता है। डेल्टा एच और डेल्टा यू लगभग बराबर होता है, इसलिए आप इस डिफरेंस को सीधे सीधे डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन मान सकते हैं। अभी के लिए मान लीजिए द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, दैट विल बी कॉल्ड एज डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। टेल मी
प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी। यहां पर कैसा क्वांटिटी आ रहा? नेगेटिव। प्रोडक्ट का एनर्जी कम, रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा, तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट गया होगा तो बाकी एनर्जी गया कहां? डिफरेंस रिलीज हो गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट हमेशा नीचे होगा, रिएक्टेंट हमेशा ऊपर होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वही अगर हम लोग बोले एंडोथर्मिक प्रोसेस में, यहां पर मान लो ऐसे है, ये ग्राफ ऊपर गया, यहीं तक रह गया। ये जो प्लॉट होगा, ये जो डिफरेंस है, ये भी डेल्टा एच है, यहां पर डेल्टा एच पॉजिटिव है, एंड दिस प्लॉट विल बी द फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? अब इरिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है, बैकवर्ड तो नहीं आता। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में हम लोग सिर्फ एक ही एक्टिवेशन एनर्जी डिफाइन करेंगे, फॉरवर्ड, दैट इज ईए, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन से मान ले ए प्लस बी, रिवर्सिबल सी प्लस डी, और मान ले इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है, कोई बात नहीं। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, यहां पर ए और बी लाई कर रहा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दिए, देने के बाद प्रोडक्ट बन गया सी प्लस डी। हमें यह भी पता है कि ए प्लस बी रिएक्ट करके सी प्लस डी देता है, तो सी प्लस डी रिएक्ट करके भी वापस ए और बी देता है कि नहीं? दोनों तरफ से रिएक्शन चलता है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा? ई फॉरवर्ड। बैकवर्ड डायरेक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? तो बैकवर्ड डायरेक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी इन दोनों का डिफरेंस होगा, ई बैकवर्ड, क्योंकि बैकवर्ड के लिए तो सी और डी कोलाइड कर रहा है ना, सी और डी रिएक्टेंट हो गया ना, सी और डी कोलाइड करके ए और बी दे रहा है, तो ई फॉरवर्ड, ई बैकवर्ड। व्हाट इज द डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन? द डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी एंड ए एंड बी, ये डेल्टा एच है। ध्यान रहे, डेल्टा एच इज नियरली इक्वल टू ई फॉरवर्ड माइनस ऑफ ई बैकवर्ड, ऑलवेज। For any reversible reaction, delta H is nearly equal to, it is equal to E forward minus of E backward. साइन कन्वेंशन को भी टेक केयर कर रहा। यहां E फॉरवर्ड बड़ा है, E बैकवर्ड छोटा है, बड़ा छोटा, पॉजिटिव क्वांटिटी एंडोथर्मिक। यही वाला ग्राफ अगर नीचे आ जाता, मान ले यहां पर हम देखते, मान ले ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता, मान लो ये E फॉरवर्ड होता और यहां से होता E बैकवर्ड। ई फॉरवर्ड छोटा होता, ई बैकवर्ड बड़ा होता, ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड क्या होता? नेगेटिव क्वांटिटी। डेल्टा एच ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज ऑलवेज ई फॉरवर्ड माइनस ऑफ ई बैकवर्ड। बोलिए। हो सकती है, लेकिन ये तो हम लोग मिनिमम वाला ड्रॉ किए हैं, कम से कम उतना एनर्जी होना, वहां एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, है कि नहीं? डेल्टा एच क्यों इक्वल नहीं होता है? क्योंकि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, पढ़े हो? इसीलिए हम बोले कि डेल्टा एच इज नियरली इक्वल टू डेल्टा यू और डेल्टा ई। तो अभी के लिए आप मान लीजिए डेल्टा एच इज ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड, और मानना ही है इस टॉपिक में डेल्टा एच आपको ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड ही मान के चलना है। बेसिकली ये डिफरेंस जो होता है वो डेल्टा ई के बराबर होता है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये थर्मोकेमिस्ट्री में इक्वेशन पढ़ोगे। दिस इज बेसिकली डेल्टा ई, ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड इज डेल्टा ई, लेकिन ये रहता है नियरली 80 किलो जूल्स पर मोल के आसपास, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जब वैल्यू निकालोगे ना, 298 इंटू 8.314, ज्यादा है ज्यादा 1 या 2 डिवाइडेड बाई 1000 फॉर किलो जूल, ज्यादा है ज्यादा ये आता 2 से 3, इसलिए इसको हटा देते। डेल्टा एच इज नियरली इक्वल टू डेल्टा ई।
इसलिए बोल देते डेल्टा एच इज ई फॉरवर्ड माइनस ऑफ ई बैकवर्ड। क्लियर एवरीवन? क्लियर? केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था, डी ऑफ एल एन के इक्विलिब्रियम बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर। क्या बोलते थे इसे? वेंट ऑफ इक्वेशन। वेंट ऑफ इक्वेशन। ठीक, हमें पता है कि किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट बैकवर्ड होता है। रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड, एंड डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन इज ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। फिट करो यहां पर डी ऑफ एल एन के फॉरवर्ड बाई के बैकवर्ड बाई डी टी विल बी इक्वल टू ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड अपॉन आर टी स्क्वायर। सेपरेट किए, डी ऑफ एल एन के एफ बाई डी टी माइनस ऑफ डी ऑफ एल एन के बी बाई डी टी is E forward upon RT square minus of E backward upon RT square. कर लिए कॉपी यहां तक? ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम एक और फॉर्म दे रहे, डी ऑफ एल एन के फॉरवर्ड बाई डी टी इज ई फॉरवर्ड अपॉन आर टी स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट आई नॉट। कांस्टेंट आई नॉट। डी ऑफ एल एन के बैकवर्ड बाई डी टी इज ई बैकवर्ड अपॉन आर टी स्क्वायर प्लस द सेम कांस्टेंट आई नॉट। पहला दूसरा, पहले में से दूसरा माइनस कर दो, ये इक्वेशन आ जाएगा। अगर पहला दूसरा सही है तो वो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन भी सही है, या ओरिजिनल इक्वेशन सही है तो पहला दूसरा भी सही है कि नहीं है? तो ये देखकर लग रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए पहला इक्वेशन, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए दूसरा इक्वेशन। आर्रेनियस शोन आई नॉट इज इक्वल टू 0 प्रूफ किया कि द कांस्टेंट इज 0, एंड इफ द कांस्टेंट इज 0 a general expression can be written d of ln k by dt is activation energy upon RT square। फॉरवर्ड के लिए लिखना है तो फॉरवर्ड के लिए लिख ले, बैकवर्ड के लिए लिखना है तो बैकवर्ड के लिए लिख ले। इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एक ही डायरेक्शन का लिखे। अब यहां पे ln k क्या है? रेट कांस्टेंट का ln है। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? इंटीग्रेटिंग इट, d of ln k will be equal to EA upon RT square into dt। पहले तो इसे हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन d of ln k क्या आ जाएगा? ln of rate constant is equal to activation energy is a constant in a temperature range always। डेल्टा एच और एक्टिवेशन एनर्जी सबको कांस्टेंट, आर इज अ कांस्टेंट, डी टी स्क्वायर बाई डी टी बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन टी, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स, तो बन जाएगा माइनस ऑफ ई ए अपॉन आर टी प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है? या इसको लिख सकते थे हम लोग log to the base 10k is minus of EA upon 2.303 RT plus C प्राइम। ln को log में कन्वर्ट करना है तो 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको उधर लेके आ जाए, होगा ना? अब ग्राफ किसी में भी दिया रहे
थोड़ा सा अलर्ट रहना। मैं बना रहा हूं ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ। ln k y एक्सिस, 1/t इज x एक्सिस, सो y विल बी इक्वल टू mx प्लस c। एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके जाता है वहां ट्रांजिशन स्टेट तक। तो एब्जॉर्ब अगर कर रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तो डेफिनेटली माइनस ऑफ EA अपॉन R विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप माइनस EA बाई R। वही अगर log टू द बेस 10k वर्सेस 1/t होता तो स्लोप माइनस EA बाई 2.303 R। ये टेम्परेचर है यार। एनी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे ये C है, कैन बी रिटर्न इक्विवेलेंट टू ln ऑफ सम नंबर A। सोच के देखो, कोई भी नंबर हो वो ln ऑफ x में तो कन्वर्ट हो ही सकता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो ln ऑफ A में तो कन्वर्ट हो ही सकता। ये तो निकाल ही सकते कि भाई किस नंबर का ln जो है वो C है। तो हम लोग C को हटा के क्या लिख दिए, ln A। ln ऑफ k विल बी इक्वल टू, या माइनस ऑफ ln A विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ EA अपॉन RT। ln A लिख के उसको उस तरफ लेके गए, ये बन जाएगा ln ऑफ k बाई A विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ EA बाई RT। k by A will be equal to e to the power minus EA by RT. Therefore, k will be equal to A e to the power minus EA by RT. And this very small, very important, very famous equation is called Arrhenius equation, जिसमें रेट कांस्टेंट इज रिलेटेड विथ टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी। ए एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या इसे बोला जाता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ऑफ EA बाई RT। तो इस इक्वेशन से हम लोग क्लियरली ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ में एक्टिवेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। यस और नो? k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ऑफ EA बाई RT। कैपिटल ए क्या है? कांस्टेंट। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इट इज अ कांस्टेंट कॉल्ड एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। EA एक्टिवेशन एनर्जी, EA और R का यूनिट सेम रखना, कैलोरी बाई कैलोरी, जूल बाई जूल, टेम्परेचर T इन केल्विन, आर्नियस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का क्या प्रॉपर्टीज है वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी हमने रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी को रिलेट किया है, कौन से इक्वेशन से? आर्नियस इक्वेशन से। यही इंटीग्रेशन को अगर हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन करते, डेफिनिट मतलब टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट K1, टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट K2। हम लोग को ये अच्छी तरह पता है कि रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ओनली ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होगा तो रेट कांस्टेंट भी चेंज होता है। क्लियर नहीं चीज? टेम्परेचर डिपेंडेंस इक्वेशन, डी ln k का ln k आ जाएगा, लिमिट बिठाओगे ln k2 माइनस ln k1, मतलब कि इट विल बिकम ln ऑफ k2 बाई k1 इज इक्वल टू EA बाई R। तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, dt बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? -1/t, और -1/t में T1 से T2 लिमिट बिठाओगे तो बन जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन।
टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ के। अगर सवाल में एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है, T1 पे K1 दिया है तो T2 पे K2 निकाल लेंगे, सीधे निकलेगा। EA और R का यूनिट सेम, ln K2 by K1 इक्वल टू EA by R 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर? आरएनएस इक्वेशन K इक्वल टू AE टू द पावर माइनस EA by RT। और ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इस टॉपिक का। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग कितने तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो तो सवाल में आएगा। ये कॉपी कर लिए? थोड़ा जल्दी करो कॉपी। क्या बात करते रहता है? अरे तो इतना तेरा पेट में इतना बात कहां से? पकड़ 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 पकड़, इतना कहानी है तेरे अंदर। एक सेकंड। A प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट, मान लो इसे एलिमेंट्री स्टेप, एलिमेंट्री स्टेप। नो डाउट ए का मॉलिक्यूल और बी का मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेगा तो प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल मिल सकता है। लेट ए एंड बी बोथ ऑफ देम आर गैस। टोटल नंबर ऑफ बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन पर सेकेंड between A and B molecules is equal to, कोलिजन थ्योरी पढ़े हो? गैसियस स्टेट में कोलिजन थ्योरी पढ़ाया गया है? नहीं पढ़ाया गया? कोई बात नहीं, मैं यहां एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, एक्सप्रेशन याद रखना। आगे टाइम मिलेगा तो हम डिराइव कर देंगे, लेकिन अभी के लिए आपको एक्सप्रेशन याद रखना है। डेरिवेशन नॉट इंपॉर्टेंट, बेसिकली इसका एक्सप्रेशन याद रखो और काइनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करो। एक्सप्रेशन इज पाई सिग्मा ए बी का स्क्वायर 8 स्मॉल के टी बाई पाई म्यू टू द पावर हाफ n स्टार ए इंटू n स्टार बी। पाई का वैल्यू तो 3.14 है। सिग्मा ए बी जो है वो सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी बाई 2 है, वेयर सिग्मा इज डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। स्मॉल के इन दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दैट इज R बाई अवोगाड्रो नंबर। Temperature T in Kelvin. Mu is reduced mass. Mu is reduced mass, that is equal to m of A into m of B divided by m of A plus m of B. और n star जो है it is a number of molecules, number of molecules per unit volume. म्यू, अरे बेसिकली ये एवरेज स्पीड का एक्सप्रेशन है ये, लेकिन जब दो एक साथ आके कोलाइड करते हैं ना, दोनों एवरेज स्पीड से ही आ रहे हैं, एक्सप्रेशन में रिड्यूस्ड मास आया था। अगर के को हम R बाई एन लिख दें, के को R बाई एन लिख दो, है ना, तो ऊपर हो जाएगा 8RT बाई पाई एंड एन इंटू म्यू इज नथिंग बट m।
Avogadro number into reduced mass of 1, that will become capital M. तो अंडर रूट 8 RT by pi m ही आ रहा, वो एवरेज स्पीड का एक्सप्रेशन। क्या सिग्मा ए सिग्मा बी डायमीटर ऑफ ए एंड बी है। n star is number of molecules present per liter per meter cube या per liter per unit volume। तो ये होता है नंबर ऑफ कोलिजन्स विच इज हैपनिंग बिटवीन ए एंड बी इन 1 सेकेंड। ठीक है। इफ ऑल कोलिजन yielded product, then obviously रेट जो मेरे को मिलता वो रेट मैक्स मिलता। अगर सारे कोलिजन मेरे को प्रोडक्ट दे देते, सारे कोलिजन मेरे को अगर प्रोडक्ट दे देते तो जो रेट मिलता वो रेट मैक्सिमम मिलता। ऐसे सोच, अगर ए और बी के बीच में 10 कोलिजन हो रहा है और मेरे को 10 प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल भी मिल गया, ए का मॉलिक्यूल भी 10 घटा, बी का मॉलिक्यूल भी 10 घटा और 10 मॉलिक्यूल भी। व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर सारे कोलिजन अगर मेरे को प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल दे देते तो जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए होता या रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ बी होता या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ए बी होता वो मैक्सिमम होता। क्योंकि हम लोग को सारा तो मिलता नहीं है, सारा कोलिजन। बस समझ में आ रहा है ना बात? ठीक है। तो हम यही एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान के चल रहे हैं कि इफ ऑल द कोलिजन यील्डेड प्रोडक्ट देन रेट मैक्स, द रेट विल बिकम रेट मैक्स। और उस वक्त जो डिक्रीज होता ए में विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी, दैट वुड हैव बीन इक्वल टू द नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन ए एंड बी पर सेकेंड। समझो इस चीज को। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा? नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन ए एंड बी पर सेकेंड। अगर हर कोलिजन में प्रोडक्ट मिल रहा है तो हर कोलिजन में ए डिस्ट्रॉय हो रहा है, ए का एक डिस्ट्रॉय हो रहा है। ए और बी का कोलिजन को एक कोलिजन बोल रहे, नंबर ऑफ बायोमोलिकुलर कोलिजन। अगर ये वैल्यू 10 पर सेकेंड है तो ए का कितना मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हुआ? 10। देयरफॉर इट इज माइनस ऑफ डी एन ए बाई डी टी। यू कैन ऑल्सो राइट माइनस डी एन बी बाई डी टी, डेफिनेटली लिख सकते हो। समझ में आ रहा? लेकिन ये जो मिलता है ये रेट मैक्स होता, ये एक्चुअल रेट नहीं है। इसमें हम लोग एनर्जी का फैक्टर भी मिलाएंगे, इसमें हम लोग ओरिएंटेशन फैक्टर भी इंक्लूड करेंगे, तब मेरे को एक्चुअल एक्सप्रेशन आएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग इज टू गेट द एक्सप्रेशन ऑफ कैपिटल ए। आरनियस इक्वेशन में कैपिटल ए क्या होता है वो हम कोशिश कर रहे हैं निकालने का, या इनडायरेक्टली बोलो फिर से हम आरनियस इक्वेशन डिराइव करने का कोशिश कर रहे हैं। उससे आप लोगों को समझ में आएगा कि आखिर इसमें क्या क्या फैक्टर इंक्लूडेड है। क्लियर है ये चीज? सिंस इट वॉज अ एलिमेंट्री स्टेप प्रोसेस, हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, रेट कांस्टेंट। ये के क्या है? कैपिटल के बोल रहे हैं हम। रेट कांस्टेंट ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेप में मॉलिकुलैरिटी और ऑर्डर क्या होता? बराबर। कोफिशिएंट अगर 1 1 है, मॉलिकुलैरिटी 1 1 है विथ रेस्पेक्ट टू ईच, ओवरऑल मॉलिकुलैरिटी इज 2, ऑर्डर विल बी 2। ये रेट लॉ लिखते कि नहीं लिखते? अगर ये एलिमेंट्री स्टेप होता तो रेट लॉ लिखते कि नहीं लिखते? लिखते हैं ना। अब देख, ये के इंटू व्हाट इज ए? मोलैरिटी ऑफ ए। व्हाट इज मोलैरिटी? मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर या मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम इस ए के बदले एन स्टार ऑफ ए अपॉन अवोगाड्रो नंबर, ये अवोगाड्रो नंबर है, क्या ये एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनेगा? बनेगा ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, ये बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन। सिमिलरली एन स्टार बी अपॉन एन ए, और इधर माइनस डी ए बाई डी टी को लिख सकते हैं माइनस ऑफ एन ए इंटू डी ऑफ एन स्टार बाई डी टी,
क्योंकि ये ना तो अवोगाड्रो नंबर है, कांस्टेंट है, इसको अगर अंदर ले लो तो वो कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगा। ये दोनों कट गया। कंपेयर कर इसे और इसे, कंपेयर करोगे तो आएगा K/Na इज इक्वल टू पाई सिग्मा AB का स्क्वायर 8kT/πμ टू द पावर हाफ n स्टार A इंटू n स्टार, सॉरी ये नहीं आएगा। क्लियर है ये? हाँ यही आ रहा ना, तो K क्या आ जाएगा, ये तो K/Na था, देयरफॉर रेट कांस्टेंट क्या आ रहा, पाई इंटू अवोगाड्रो नंबर सिग्मा AB का स्क्वायर 8 स्मॉल kT/πμ टू द पावर हाफ, ये रेट कांस्टेंट। लेकिन ये भी रेट कांस्टेंट जो आया है वो मैक्सिमम आया है बेटा, क्योंकि रेट मैक्सिमम था। ये तो 100% मान के चल रहे हैं ना कि सारे कोलिजन अगर प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल दे दिया तो ये रेट कांस्टेंट, जबकि ऐसा है नहीं, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, आप लोग ये गैसियस स्टेट में पढ़े हो 1/n, अबे तुम लोग भी 1/n dN/du वर्सेस u, मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन, कर्व ऐसे आता और ऐसे आता, अलग अलग मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये देखना, अगर ये dN/du सिर्फ होता तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन 1/n dN/du रिप्रेजेंट करेगा तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा? सिमिलरली अगर हम लोग 1/n dN/de को प्लॉट करते, एनर्जी पॉसेस्ड बाय द मॉलिक्यूल, ये था स्पीड पॉसेस्ड बाय द मॉलिक्यूल, एनर्जी पॉसेस्ड बाय द मॉलिक्यूल वर्सेस एनर्जी, इसका भी नेचर ऑफ द ग्राफ ऐसा ही आता है। इसका भी एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा, फ्रैक्शन। हमें पता है कि सारे कोलिजन प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल नहीं देते, जिस मॉलिक्यूल के पास मिनिमम एनर्जी होगा या उससे ज्यादा होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज्यादा, वही प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल देता है। लेट द मिनिमम एनर्जी इज E0, लेट द मिनिमम एनर्जी इज E0। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के पास E0 से, E0 या E0 से ज्यादा एनर्जी होगा। यस और नो? ये एरिया जब हम लोग निकालते हैं तो आता है e⁻⁻ ऑफ E0/RT, एंड दिस रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ molecules having energy greater than or equal to E0. Fraction of molecules which are having energy greater than or equal to E0. Clear? So including energy factor, the rate will be equal to रेट मैक्स में हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम निकाल लिए 100 कोलिजन पर सेकंड और मेरे को पता चला कि 1/3 ही मॉलिक्यूल एनर्जी E0 या उससे ज्यादा है, तो हम 100 में 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे ना। 1/3 collision will be only effective because 1/3 of the molecules were having energy greater than or equal to E0, तो 1/3 तो मल्टीप्लाई कर देंगे कोलिजन में। समझ में आ रहा है? अगर मेरे को मिल गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू E0, तो वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ही तो जाएगा ना प्रोडक्ट बनाने, सारे कोलिजन तो नहीं। अगर फ्रैक्शन मान ले आता आधा मॉलिक्यूल भाई E0 या उससे ज्यादा एनर्जी है, आधा, तो नंबर ऑफ कोलिजन भी आधा हो जाता है इफेक्टिव। यस और नो?
तो जो हम 100% मान के चल रहे थे, अब उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिए? क्या मल्टीप्लाई कर दिए? फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर दिए। अगर ये मल्टीप्लाई हो गया तो रेट कांस्टेंट क्या आएगा? रेट कांस्टेंट क्या आएगा? यहीं पे मल्टीप्लाई हो जाएगा वो फैक्टर, मतलब कि पाई Na सिग्मा ए बी का स्क्वायर 8KT बाई पाई म्यू टू द पावर हाफ इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ ई नॉट अपॉन। धीरे धीरे देख रहे हो ये अरण्यस इक्वेशन का फॉर्म ले रहा है। क्लियर है? चल ठीक है, अगले क्लास में हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे।